क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं। जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री से मिलने की आवश्यकता पड़ी, दूसरी वार्ता की जाएगी। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर के जब पूरे देश में जो अगड़ा वर्ग है वो सड़कों पर था या सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध प्रकट कर रहा था, तब नजरें तलाश रही थी कि उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत या पश्चिम भारत, कहीं से कोई ऐसा नेता खासतौर से सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ दिखाई दे जो लोगों के सुर में सुर मिला है। लेकिन आपने गौर किया होगा, ऐसा कोई दिखा नहीं। जो बड़े बड़े बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो भी मौन साध गए थे। उसी दौरान एक नेता सामने आए थे, काफी बुजुर्ग हैं, कलराज मिश्रा, जो कि केंद्र में भी मंत्री रहे, एमएसएमई के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में भी कई बार मंत्री रहे और राजस्थान हिमाचल के राज्यपाल रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये कानून ठीक नहीं है, इसे वापस लेना चाहिए, और साथ में ये भी कहा था कि अब वो जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, बात करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री से मिलने की आवश्यकता पड़ी, दूसरी वार्ता की जाएगी। लेकिन वार्ता के माध्यम से समाधान निकलेगा और मुझे ऐसा लगता है वो लोग भी इस पर विचार कर रहे होंगे, तो इसको निश्चित रूप से वापस लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई समय सीमा इस पर निर्धारित विचार की है। गई सर? इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गई? 2 महीने 3 महीने में अब वो करेंगे, बताया हमने, दे दिया अपना। अगर वापस नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? ये लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज हो सकती है उसको करने का प्रयास करेंगे। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे जा करके मिले थे एक ठाकुर नेता, बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह, और फिर उन्होंने भी बयान दिया। उसके पहले भी दिया था, उसके बाद भी दिया। अब मध्य प्रदेश के नेता गोपाल भार्गव, जो कि 9 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उनका दर्द छलका है। गए थे एक विमोचन और मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए, वहीं पर उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं जिसमें तमाम संगठन कानून सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं। कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे, आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हमारे होते थे, गवर्नर हमारे होते थे, केंद्रीय सरकार में आधी कैबिनेट हमारी होती थी, लेकिन आज की तारीख में नगण्य लोग बचे। कभी दौर था जब हमारा मुख्यमंत्री होता था, कैबिनेट में आधे लोग होते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, तमाम जज ब्यूरोक्रेसी में लोग होते थे, लेकिन अब तमाम संगठन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं और उनका कोई काम ही नहीं रह गया है। आपको बता दें कि ये उसी सूबे से आते हैं जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था, पंडित जी लोगों की तरफ इशारा करते हुए, पहले प्रणाम करो और फिर धम से मारो। और जब कैबिनेट की बारी आई तो इस बार उन्हें गोपाल भार्गव को जगह नहीं मिली। सो वो भी उनका दर्द है, क्योंकि 9 बार के विधायक हैं, सोचे थे मिलेगा लेकिन मिला नहीं। कह रहे हैं कि रात को उन्हें नींद नहीं आती है। जब सोचते हैं तो ये पाते हैं कि आखिरकार ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों सारे कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। तो फिर वो आगे कहते हैं कि सबको एक होना होगा। जो और वर्ग है वो संगठित है, वो वोट बैंक बन गया है, इसलिए सभी दल उसके पीछे है। हमें भी संगठित होना होगा, और सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, सभी अगड़े को, सब वर्णों को संगठित होना होगा। जब तक वोट बैंक नहीं बनेंगे इस लोकतंत्र में कोई नहीं पूछेगा काहे का लोकतंत्र। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। अभी देखिएगा जब डिलिमिटेशन होगा और दक्षिण भारत के 5 राज्य जहां की आबादी उत्तर भारत के मुकाबले कम है, वहां पर जब लोकसभा की सीटों की संख्या या तो उतनी ही रहेगी या बहुत मामूली बढ़ेगी, और जब उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या दुगनी होगी, 1.5 गुनी होगी, तब एक अलग जंग होगी। क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है, जहां की सब कुछ मतदाताओं को वोट बैंक बनाने से, आबादी से सीधे सीधे मतलब है। ये बेशक गोपाल भार्गव का ये विचार नहीं है, वो ब्राह्मणों को लेकर के और अगड़े को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक समस्या आने वाली है जब सीटों की संख्या डिलिमिटेशंस के बाद बढ़ेगी। तो ये लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का ध्यान रखा जा रहा है,
यानी कि क्या सही है और क्या गलत है इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्या इससे वोट बैंक सध सकता है, उसी के आधार पर कानून बन रहे हैं। फिलहाल तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और फिलहाल स्टे कर दिया है और कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, फिर से दोबारा से ड्राफ्ट बनाइए, उसको देखा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछड़ा वर्ग नहीं था, पिछड़े वर्ग के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संविधान का आर्टिकल जो 14-15 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जन्म स्थान, जात, लिंग, धर्म वगैरह आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर जब वो ऑलरेडी है 14-15 में, अलग से आपको 3 वर्गों को मिला करके क्यों अलग वर्ग बनाना पड़ा? इसका मतलब साफ है ना कि इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि अगड़ा जो है या इसको जनरल कैटेगरी का है, वो पैदाइशी शोषक होता है, पैदाइशी अत्याचारी होता है, अन्यायी होता है, और जो झूठी शिकायत करेगा उस पर भी एक्शन नहीं होगा। इसको लेकर के विरोध हो रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। बेशक बीजेपी के नेता उस समय ना बोले हों और अभी भी नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनकी अपनी कुछ निजी टीस भी है, दर्द भी है, तब जाकर के उनका दर्द छलक रहा है। जैसे गोपाल भार्गव पहले कैबिनेट में थे, अब कैबिनेट में नहीं है। कलराज मिश्रा पहले यूपी में मंत्री रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे, उसके बाद राज्यपाल बने और अब उनके बेटे बीजेपी में हैं, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि इसका दर्द हो। कलराज मिश्र ने तो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण परिषद भी बना लिया है और उन्हें लग रहा है कि ये जो ब्लैंक है, ये जो खाली स्पेस है, इसको भरने की जरूरत है। इस समय ये कायदे से अगड़ों को अगुवाई करने वाला कोई नेता चाहिए, बंग नेता चाहिए, बोलने वाला नेता चाहिए। वही ये लोग स्पेस भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कि जब सांप निकल गया तब ये नेता लाठी क्यों भाज रहे हैं? जरूर बताइए।